नमस्कार। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण और थोड़े जटिल मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं। यह है भारत का सरोगसी विनियमन अधिनियम 2021। हाँ जी। और इसमें भी हम खास तौर पर उस नियम पर फोकस करेंगे जो दूसरे बच्चे के लिए सरोगसी पर रोक लगाता है। आजकल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। बिल्कुल, ये विषय है तो पेचीदा। मतलब एक तरफ तो ये कानून अच्छी मंशा से लाया गया लगता है कि जो सरोगेट माताएं हैं उनका शोषण ना हो, जो कि एक वाकई एक बड़ी चिंता थी। हाँ, वो तो है। लेकिन फिर दूसरी तरफ इसने उन कपल्स के लिए, उन जोड़ों के लिए नई परेशानियां खड़ी कर दी हैं जो शायद मेडिकल कारणों से सरोगेसी के जरिए ही अपना परिवार पूरा कर सकते हैं। और खासकर वो लोग जो दूसरा बच्चा चाहते हैं। हमारे पास इस पर काफ़ी सारे लेख और कुछ नोट्स भी हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि हम इन स्रोतों को खंगालें, सबसे ज़रूरी बातें निकालें और अलग-अलग पहलू समझें कि भई ये कानून क्यों आया, असल में इसका असर क्या हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या सवाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये सरोगसी होती क्या है आखिर? हाँ बिल्कुल। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक महिला किसी दूसरे इच्छुक जोड़े के लिए या किसी व्यक्ति के लिए अपने गर्भ में बच्चा पालती है और उसे जन्म देती है। अच्छा। आजकल जो तरीका ज्यादातर इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं जेस्टेशनल सरोगेसी। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो महिला बच्चे को जन्म दे रही हैं, यानी सरोगट माँ, उनका बच्चे से कोई जेनेटिक रिश्ता नहीं होता। जेनेटिक रिश्ता नहीं होता मतलब? जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो, वो इच्छुक माता पिता के ही एग और स्पर्म से या फिर कभी-कभी डोनर एग या स्पर्म से लैब में तैयार किया जाता है। ओके, लैब में। हाँ, और फिर उस तैयार भ्रूण को सरोगेट माँ के गर्भाशय में, मतलब यूटेरस में, इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो सरोगेट माँ एक तरह से सिर्फ अपना गर्भ उधार दे रही हैं बच्चे को विकसित होने और जन्म लेने के लिए। बच्चे का जेनेटिक कनेक्शन उनसे नहीं होता। समझ गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो क्लियर हुआ। अब आते हैं इस 2021 वाले कानून पर, सरोगसी विनियमन अधिनियम। इसने मतलब भारत में सरोगसी के पूरे सीन को कैसे बदल दिया? इसके सबसे अहम, सबसे बड़े पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, इस कानून ने कई बहुत बड़े और आप कह सकती हैं क्रांतिकारी बदलाव किए। सबसे बड़ा, सबसे अहम बदलाव तो ये था कि इसने कमर्शियल सरोगेसी, यानी कि पैसे लेकर कोख किराए पर देने वाली सरोगेसी, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। अब कोई भी महिला पैसों के लिए या किसी और आर्थिक फायदे के लिए सरोगेट मां नहीं बन सकती। ये गैर कानूनी है। अब भारत में सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक यानी परोपकारी सरोगेसी की ही इजाजत है। परोपकारी सरोगेसी, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? मतलब क्या सरोगेट माँ को बिल्कुल कुछ नहीं मिलता? देखिए, परोपकारी या अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का जो सिद्धांत है वो ये है कि ये पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से, मदद के इरादे से की जानी चाहिए। तो कानून ये कहता है कि सरोगेट माँ को इस काम के लिए किसी भी तरह का पैसा, कोई मुआवजा या कोई और फायदा नहीं दिया जा सकता। कुछ भी नहीं? नहीं। हाँ, एक चीज है, गर्भावस्था के दौरान जितने भी उनके मेडिकल खर्चे होंगे, डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, अस्पताल का बिल वगैरह, और उनका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, ये सब कुछ वो जोड़ा उठाएगा जिनके लिए वो सरोगेसी कर रही हैं। अच्छा, मेडिकल खर्चे कवर होंगे? हाँ, वो जरूरी है, लेकिन उसके अलावा कोई फीस या पेमेंट नहीं दी जा सकती। और इसका मकसद, जैसा मैंने कहा, यही था कि जो गरीब या कमजोर महिलाएं हैं उन्हें पैसे का लालच देकर कोई मजबूर ना कर सके सरोगेसी के लिए, उनका शोषण रुके। उद्देश्य तो समझ आता है, पर क्या कानून ये भी बताता है कि कौन लोग ये मतलब परोपकारी सरोगेसी का ऑप्शन चुन सकते हैं? सुना है इस पर भी काफी रोक-टोक है। हाँ बिल्कुल, कौन सरोगेसी करवा सकता है इसके नियम भी बहुत कड़े कर दिए गए हैं। अब सिर्फ वही भारतीय नागरिक जोड़े सरोगेसी करवा सकते हैं जो, पहली शर्त, वो कानूनी तौर पर शादीशुदा हों और उनकी शादी को कम से कम 5 साल हो गए हों। 5 साल? ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, दूसरी शर्त, उन्हें किसी सरकारी मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित बांझपन का सर्टिफिकेट मिला हो। मतलब उन्हें ये साबित करना होगा कि वो नेचुरली बच्चा पैदा नहीं कर सकते, या फिर उन्होंने आईवीएफ जैसी जो दूसरी तकनीकें हैं, एआरटी जिसे कहते हैं, उनकी कई कोशिशें की और वो फेल हो गईं। ओके। और उम्र की भी कोई सीमा है? हाँ, उम्र की भी है।
जो इच्छुक महिला है उनकी उम्र 23 से 50 साल के बीच होनी चाहिए और पुरुष की उम्र 26 से 55 साल के बीच। 5 साल की शादी, सर्टिफाइड इनफर्टिलिटी, ये शर्तें तो मतलब काफी लोगों को बाहर कर देती हैं। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि जो सिंगल लोग हैं, मर्द या औरत जो पेरेंट बनना चाहते हैं, हाँ। या फिर जो कपल्स लिव इन में हैं, या LGBTQ+ समुदाय के लोग हैं, और विदेशी नागरिक तो खैर हैं ही, हाँ। ये सब लोग अब भारत में सरोगेसी नहीं करवा सकते। बिल्कुल सही। कानून ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे बहुत ही संकरा कर दिया है। हाँ। पहले ऐसा नहीं था, पहले दायरा काफी खुला था। ये बदलाव जानबूझकर किया गया है ताकि सरकार के अनुसार प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल रुके, पर इसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जैसा आप कह रहे हो। और यहीं से शायद हम उस पॉइंट पर आते हैं जो सबसे ज्यादा विवाद में आया है और जिसने सुप्रीम कोर्ट तक लोगों को पहुंचाया है। कानून में एक और नियम है जो उन कपल्स को भी रोकता है जिनके पास पहले से बच्चा है। ये क्या मामला है? ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? ये कानून की धारा 43C के II है जो इस वक्त सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा बनी हुई है। ये धारा बिल्कुल साफ कहती है कि अगर किसी इच्छुक जोड़े के पास पहले से कोई जीवित बच्चा है, चाहे वो बच्चा उनको बायोलॉजिकली हुआ हो या उन्होंने गोद लिया हो या पहले कभी सरोगेसी से ही क्यों ना हुआ हो, तो वो दोबारा सरोगेसी का रास्ता नहीं अपना सकते। बाप रे, मतलब अगर एक बच्चा है किसी भी तरह से, तो दूसरा बच्चा सरोगेसी से नहीं हो सकता, पूरी तरह से बैन। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से कानूनी रोक है दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी पर। और यही बात उन जोड़ों के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन गई है जिन्हें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की समस्या है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, द्वितीयक बांझपन, हाँ ये सुना है मैंने। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक असली मेडिकल प्रॉब्लम है। इसका मतलब होता है कि एक कपल ने अपना पहला बच्चा तो सक्सेसफुली पैदा कर लिया, चाहे नेचुरली या IVF से, लेकिन उसके बाद वो दूसरा बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे या गर्भ को पूरे समय तक रख नहीं पा रहे। ऐसा क्यों हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है पहली डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई हो, या उम्र बढ़ गई हो, या कोई नई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई हो। ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो दूसरा बच्चा चाहते हैं, अपने परिवार को पूरा करना चाहते हैं, और उनके लिए सरोगेसी ही शायद एकमात्र मेडिकल ऑप्शन बचा हो। अच्छा। तो यही लोग जो इस स्थिति से प्रभावित हैं, वो इस नियम की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों की, मतलब याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलील क्या है? वो किस आधार पर कह रहे हैं कि ये रोक गलत है? देखिए, उनका सबसे बुनियादी और सबसे मजबूत तर्क ये है कि ये जो रोक है ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। खास तौर पर वो कह रहे हैं कि ये उनकी प्रजनन की पसंद यानी रिप्रोडक्टिव चॉइस और प्रजनन की स्वतंत्रता यानी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी पर सीधा हमला है। उनका मानना है कि अपना परिवार कितना बड़ा हो ये तय करना एक बहुत ही निजी पर्सनल फैसला होता है, और ये अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिला है उसका एक अहम हिस्सा है। हाँ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई पुराने फैसलों में ये माना है कि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार इसी अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, और परिवार नियोजन से जुड़े फैसले वो निजता के दायरे में ही आते हैं। तो ये इसे सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि फंडामेंटल राइट्स के हनन की तरह देख रहे हैं। और क्या तर्क दे रहे हैं? वो इस बात पे भी जोर दे रहे हैं कि उनके केस में सरोगेसी कोई लग्जरी या कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है। ये उनके लिए एक मेडिकल जरूरत है, एक चिकित्सीय आवश्यकता, क्योंकि वो बाकी सारे तरीकों से बच्चा पैदा करने में नाकाम रहे हैं। अच्छा। उनकी एक और बहुत जरूरी दलील ये है कि जब IVF जैसी दूसरी ART टेक्निक्स हैं, उन्हें तो एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करने की इजाजत है ना? मतलब दूसरे या तीसरे बच्चे के लिए भी IVF हो सकता है। तो फिर सरोगेसी पर ही ऐसी पूरी रोक क्यों लगा दी गई, वो भी तब जब मेडिकली इसकी जरूरत है? उनका कहना है कि दूसरा बच्चा चाहना भी तो फैमिली प्लानिंग का एक नॉर्मल और जायज हिस्सा है। कानून को इसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। ये तर्क तो काफी दमदार लगते हैं, खासकर पर्सनल लिबर्टी और मेडिकल जरूरत वाले एंगल से। अब जरा सरकार का पक्ष भी समझ लेते हैं। सरकार क्यों डिफेंड कर रही है इस सख्त नियम को? उनका क्या कहना है? देखिए, सरकार का जो मुख्य स्टैंड है वो ये है कि सरोगेसी कोई मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट नहीं है। अच्छा। हाँ, सरकार इसे सिर्फ एक मेडिकल तकनीक मानती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का हिस्सा,
और इसलिए सरकार कहती है कि उसे ये पूरा अधिकार है कि वो इसे रेगुलेट करे और जरूरत पड़ने पर इस पर रोक भी लगाए। और रोक लगाने का कारण क्या बता रही है सरकार? सरकार का सबसे बड़ा तर्क जुड़ा है सरोगेट मां के शोषण की रोकथाम से। उनका कहना है कि भारत के जो सामाजिक आर्थिक हालात हैं, जहां गरीबी है, अशिक्षा है, वहां कमर्शियल सरोगेसी ने महिलाओं के शोषण का एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा कर दिया था। इसलिए जो कमजोर महिलाएं हैं उन्हें किराए की कोख बनने से बचाने के लिए सख्त नियम बनाने जरूरी थे। सरकार का मानना है कि दूसरे बच्चे पर रोक लगाना भी उसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा है, ताकि सरोगेसी सिर्फ एक आखिरी उपाय के तौर पर ही इस्तेमाल हो, न कि एक आसान विकल्प की तरह। यानी सरकार की प्रायोरिटी सरोगेट माँ की सेफ्टी है और वो मान रहे हैं कि अगर कम लोग सरोगेसी करवाएंगे तो शोषण भी कम होगा। लेकिन क्या ये लॉजिकल है कि जिसके पास एक भी बच्चा नहीं है वो तो करवा सकता है, पर जिसे दूसरा चाहिए और उसका मेडिकल कारण भी है वो नहीं करवा सकता? बिल्कुल, यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। कोर्ट को इसी बैलेंस को देखना है। क्या ये रोक तर्कसंगत है, रीजनेबल है और कानून के उद्देश्य शोषण रोकना से मेल खाती है, या फिर ये मनमानी है, आर्बिट्रेरी है और जरूरत से ज्यादा कठोर है, जो लोगों के अधिकारों को छीन रही है? हाँ, ये तो मुश्किल सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सुनवाई के दौरान यह माना है कि उन्हें इस बहुत ही नाजुक संतुलन को साधना होगा। उन्हें ये देखना होगा कि कहीं कमजोरों को बचाने की कोशिश में उन लोगों के अधिकार तो नहीं छीने जा रहे हैं जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। ये कानून एक तरह से सामाजिक सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच जो एक क्लासिक टेंशन होती है, उसका बिल्कुल सटीक उदाहरण है। ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये कानून लाना ही क्यों पड़ा। आपने शोषण की बात की, क्या आप थोड़ा और बता सकती हैं कि कानून बनने से पहले जमीन पर क्या चल रहा था जिसने सरकार को इतना सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया? हाँ जरूर। देखिए, कानून बनने से पहले भारत सच में एक ग्लोबल सरोगेसी हब बन गया था। यहाँ पश्चिमी देशों के मुकाबले खर्चा बहुत बहुत कम था और कोई खास नियम कानून थे नहीं। हाँ, सुना था सरोगेसी टूरिज्म के बारे में। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि हजारों विदेशी जोड़े यहाँ आने लगे सरोगेसी के लिए। लेकिन इस सरोगेसी इंडस्ट्री का एक बहुत ही काला सच भी था। कई मामलों में गरीब और कम पढ़ी लिखी महिलाओं को पूरी जानकारी दिए बिना या उनकी ठीक से सहमति लिए बिना कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करवा लिए जाते थे। उन्हें जो बिचौलिए होते थे, एजेंट्स, वो बहुत कम पैसा देते थे, जबकि जो क्लिनिक और एजेंट्स थे वो मोटी कमाई करते थे। सरोगेट माँ के हेल्थ का ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता था। प्रेगनेंसी के दौरान या बाद में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो बेचारी अकेली पड़ जाती थीं। ये तो बहुत बुरा है। और कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जहां बच्चे के जन्म के बाद विदेशी जोड़ों ने उसे लेने से ही मना कर दिया, खासकर अगर बच्चे में कोई हेल्थ प्रॉब्लम निकली या फिर बच्चे की नागरिकता को लेकर कानूनी दिक्कतें खड़ी हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में तो इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संगठित रैकेट से भी जोड़ा गया था। तो ये स्थिति नैतिक रूप से, मानवीय रूप से बिल्कुल अस्वीकार्य होती जा रही थी। इसीलिए रेगुलेशन की मांग बहुत जोर पकड़ रही थी। ये जानकारी तो वाकई चौंकाने वाली है। इससे ये तो साफ है कि रेगुलेशन की जरूरत तो थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अब जो कानून बना है, क्या वो जरूरत से ज्यादा ही सख्त हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे पेंडुलम एक छोर से बिल्कुल दूसरे छोर पे चला गया हो। हाँ, यही इस पूरी बहस का क्रक्स है, केंद्रीय बिंदु है। कानून का इरादा तो बेशक नेक था, सरोगेट माँ की गरिमा बचाना, उनका शोषण रोकना और पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और नैतिकता लाना। लेकिन जैसा अक्सर होता है, अच्छे इरादे से बने कानून के भी कुछ अनचाहे नतीजे निकल सकते हैं। इस केस में कमर्शियल सरोगेसी पर पूरा बैन और एलिजिबिलिटी को इतना सख्त करना और खासकर दूसरे बच्चे पर रोक लगा देना, इससे उन असली और ज़रूरतमंद भारतीय जोड़ों के अधिकार बहुत सीमित हो गए हैं, जिनके लिए सरोगेसी ही बच्चा पाने का एकमात्र तरीका है। सही कहा। ये उनकी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी पर, मतलब अपने शरीर, अपनी फर्टिलिटी और अपने परिवार के साइज के बारे में खुद फैसला लेने की आज़ादी पर एक बड़ा दखल माना जा रहा है। बैलेंस बनाने में ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो अब सवाल यह है कि क्या कोई बीच का रास्ता हो सकता है? क्या हमारे स्रोतों में कुछ प्रैक्टिकल सुझाव या समाधान दिए गए हैं कि ये बैलेंस कैसे साधा जाए? हाँ, कुछ सुझाव तो दिए गए हैं। एक जो मुख्य विचार सामने आ रहा है वो ये है कि दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी पर पूरी तरह बैन लगाने के बजाय इसे केस टू केस बेसिस पर देखा जा सकता है। केस टू केस मतलब कैसे? है जो ये देखे कि क्या सच में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का साफ मेडिकल प्रूफ है, क्या कपल ने बाकी सारे ऑप्शंस ट्राई कर लिए हैं और क्या वो कानून की बाकी सारी शर्तें पूरी करते हैं।
अगर हाँ तो उन्हें इजाजत दी जाए। ये तो एक संतुलित तरीका लगता है। हाँ, इस तरह से जो जरूरतमंद जोड़े हैं उनकी मदद भी हो सकेगी और जो दुरुपयोग की चिंता है वो भी कम होगी। और सरोगेट माताओं की सुरक्षा, जो कि कानून का मेन मकसद था, उसे और कैसे पक्का किया जा सकता है, भले ही ये एल्ट्रुइस्टिक मॉडल ही क्यों ना हो, क्योंकि इसमें भी तो दबाव हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एल्ट्रुइस्टिक मॉडल में भी शोषण की गुंजाइश रहती है, खासकर परिवार के या समाज के दबाव के रूप में। इसलिए सरोगेट माँ की सुरक्षा के लिए और भी पुख्ता इंतजाम जरूरी हैं, जैसे कि पहला, अनिवार्य और पूरा हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें प्रेगनेंसी, डिलीवरी और डिलीवरी के बाद की सारी जरूरतें कवर हों, मेंटल हेल्थ भी। अच्छा, मेंटल हेल्थ भी? हाँ, बहुत जरूरी है। दूसरा, अनिवार्य साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, प्रोसेस से पहले, दौरान और बाद में सरोगेट माँ के लिए इंडिपेंडेंट काउंसलिंग जरूरी होनी चाहिए, ताकि वो इमोशनली तैयार हो और किसी दबाव में ना हो। तीसरा, स्वतंत्र कानूनी सलाह, सरोगेट माँ को अपनी पसंद का वकील रखने और अलग से कानूनी सलाह लेने का हक होना चाहिए, जिसका खर्चा इच्छुक जोड़ा उठाए। इससे ये पक्का होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें समझ रहे हैं और उनके अधिकारों की रक्षा हो रही है। और चौथा, पारदर्शिता और निगरानी, पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक मजबूत सिस्टम होना चाहिए, ताकि ये पक्का हो सके कि नियमों का पालन हो रहा है और सरोगेट माँ के साथ कोई जबरदस्ती या धोखा नहीं हो रहा। हाँ, ये उपाय जरूर सरोगेट माँ के हितों की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कह सकते हैं कि सरोगेसी कानून एक जरूरी कदम तो था, ताकि भारत में जो अनैतिक और शोषण वाली प्रैक्टिस चल रही थी उन पर रोक लगे। बिल्कुल, कानून की नीयत पर शायद सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन इसमें जो कुछ प्रावधान है, जैसे दूसरे बच्चे पर पूरी रोक, उन्होंने इसे बहुत विवादास्पद बना दिया है। ये व्यक्तिगत आज़ादी, परिवार पूरा करने की जो एक गहरी मानवीय इच्छा होती है और रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे कई जटिल मुद्दों को छूता है। साफ तौर पर एक ऐसे बैलेंस की जरूरत है जो सरोगेट माँ के हितों की भी रक्षा करे और उन जोड़ों के लिए भी सहानुभूति रखे जिनके लिए बच्चा पाने का वाकई आखिरी सहारा है। और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो न सिर्फ इन याचिकाकर्ताओं का भविष्य तय करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि भारत में पर्सनल रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी और सरकार की रेगुलेट करने की शक्ति के बीच की लाइन कहाँ खींची जाएगी। ये देखना वाकई बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट इस मुश्किल सामाजिक कानूनी पहेली को कैसे सुलझाता है। जब कानून हमारे जीवन के सबसे निजी, सबसे गहरे फैसलों, जैसे कि परिवार कैसे बनेगा, कब बनेगा, कितना बड़ा होगा, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उसकी वाजिब और नैतिक सीमा क्या होनी चाहिए, कहाँ तक दखल देना ठीक है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर एक बदलते हुए समाज को लगातार सोचने और बात करने की जरूरत है।